नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल OneExam.in पर। आज की क्लास का हमारा टाइटल शीर्षक, आज की क्लास का जो हमारा मेन क्या बोलते हैं विषय क्या है, विषय है हमारा फेल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। राइट, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फेल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फेल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन? हेनरी फेल की बात करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर या लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ाते हुए उसके साथ साथ मैंने आपको FW टेलर के बारे में बताया था और उनके जितने भी साइंटिफिक रिसर्च मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट के रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल है और उनकी टेक्निक्स है उनके बारे में आपसे बात की थी, पूरा समझाने की कोशिश की थी। आई होप मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो रखा हूँ, आप लोगों को जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा। राइट, इसी उम्मीद से, इसी होप से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैंने बोला था कि दो तरीके के साइंटिस्ट, फिलोसोफर यहाँ पे फेमस हुए हैं। दोनों ही इंजीनियर थे और इन दोनों फिलोसोफर्स में एक की चर्चा हम कल की क्लास में कर चुके थे, यानी लास्ट क्लास में हम कर चुके थे, जिसकी FW टेलर की बात थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात थी। आज जो हमारे सामने दूसरे फिलोसोफर है वो है हेनरी फेल। हेनरी फेल ने बी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अपने सिद्धांत दिए थे और हेनरी फेल ने सिद्धांत दिए कुछ इस प्रकार कि उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहलाए, वो कहलाए साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाए थे FW टेलर के, जो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था। और आज के सेशन में जो हमारे सामने हेनरी फेल के, वो कहलाए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो दो सवाल आपके सामने सीधे सीधे क्लियर होते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा दिया गया? तो हेनरी फेल के द्वारा दिया गया। और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसके द्वारा दिया गया? तो FW टेलर के द्वारा दिया गया। राइट, तो यहां तक सारी बात कर ली थी हमने। आज स्टार्ट करते हैं, फेल के प्रिंसिपल्स की बातें करते हैं। आज की क्लास हमारी पूरी जो विषय पूरा इसी के ऊपर निर्धारित रहेगा, इसी ऊपर इर्द गिर्द चलेगा। तो शुरू करते हैं, हेनरी फेल की बातें करेंगे। हेनरी फेल के क्या बोले, उनकी जो जीवनी के बारे में समझेंगे, थोड़ा बहुत समझेंगे, ताकि आपको बैकग्राउंड पता चले कहाँ से उनको इतने आइडिया उपजे और आज हमें पढ़ना पड़ रहा है। उनके इसी आइडिया की वजह से आज हमें पढ़ना पड़ रहा है। राइट, सक्सेसफुल रहे, लोगों ने इसको अपनाए, लोगों में काफ़ी सक्सेस रेट पाई गई, इसलिए वो आज वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए और उसी के साथ लोगों ने इसको अपनाए और आपके मैनेजमेंट की किताबें हैं और आपको भी पढ़ना है। 11th-12th से है और उसके बाद भी हर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पर होते हैं। और आगे से आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ बिजनेस मैनेजमेंट की बात होगी वहाँ पे इन दोनों का नाम, तो इन दोनों का जिक्र होते ही होगा। ठीक है, चलो हेनरी फेल की बात करते हैं। बिल्कुल सर, करते हैं। इनके रिलेटेड सारी बातें करते हैं, वही अपना तरीका, अपन उसको लिखते लिखते पढ़ेंगे तो पढ़ने में थोड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, चलो। राहुल गांधी जी कहते हैं मज़ा आया, वो वाला मज़ा लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। फेल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फेल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फेल के मैनेजमेंट के सिद्धांत, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। राइट, ये ऊपर कट रहा है क्या? ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये पढ़ने से पहले हम इन जो शख्सियत हमारे सामने है हेनरी फेल, इन शख्सियत के बारे में पढ़ लेते हैं। ये कौन थे, इनकी सारी कुंडली निकाल लेते हैं इनकी। राइट, और इनकी राशिफल देख लेते हैं, क्या इनका जीवन कैसा रहा, क्या इनके जीवन में घटनाएं घटी, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। उसके बाद अपनी इन्होंने जो प्रिंसिपल दिए, इन्होंने सिद्धांत दिए, 14 सिद्धांत जो फेमस हुए, 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेल, उसको भी पढ़ लेंगे आज। ठीक है, और सारी बातें करते हुए चलेंगे। चलो शुरू करते हैं। देखो जी, इनका जीवन 1841 में शुरू हुआ और 1925 में जाके ये पंचलिंग में विलय हो गए। ठीक है, यानी 1841 में जन्मे और 1925 में इनका देहांत हो गया। राइट, देहांत कैसे हुआ? सांस की कमी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। किसी भी बीमारी में सांस की कमी होती है तभी मृत्यु होती है, यानी अगर आपको कोई चीज़, जब आदमी की मृत्यु होती है तब सांस आना बंद हो जाता है, तो मृत्यु का कारण कुछ भी रहा होगा, अपने लिए इन जनरल सांस की कमी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। चलो, तो हेनरी फेल जी, जिनको जनक कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जनक कहा जाता है, जिन्होंने ये सिद्धांत दिए थे, उनके बारे में और समझते हैं अपन। कौन थे ये? FW टेलर कौन थे? वो थे अमेरिकन थे। ये कौन थे? ये फ्रेंच के थे। कहाँ के थे? फ्रेंच मैनेजमेंट
गुरु कह दो, हमारे यहाँ मैनेजमेंट गुरु जो कई यूट्यूब चैनल पे देखते हो मैनेजमेंट गुरुज बने हुए हैं, वैसे के वैसे ये थ्योरिस्ट थे, किसके? फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट। जो मैनेजमेंट गुरु बने फिरते हैं यूट्यूब चैनल पे, उनका खुद का घर का मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ रहता है, ठीक है। मैं मैनेजमेंट गुरु नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो, इन्होंने ग्रेजुएट किया, ये क्या हुआ है? ग्रेजुएटेड फ्रॉम माइनिंग एकेडमी ऑफ सेंट स्टिनी, ये जो भी है 1860 में। 1860 में इन्होंने ये जो इनकी सेंट एंटनी जहाँ पे वहाँ पे माइनिंग एकेडमी है, इनके फ्रेंच में होगी, फ्रांस में कहीं ना कहीं होगी, तो वहाँ पे इन्होंने ग्रेजुएशन की, माइनिंग में ग्रेजुएशन की। बात पता चली गई आपको कि भाई साहब कौन थे? भाई साहब भी इंजीनियर थे, ER थे। कौन से थे? कि सर ये माइनिंग, जब माइनिंग में की है तो माइनिंग इंजीनियर थे। ये कौन थे? माइनिंग इंजीनियर। ओके, ठीक है सर। वो कौन थे? वो मैकेनिकल थे, मैकेनिकल इंजीनियर, अमेरिका के। ये फ्रांस के थे और माइनिंग इंजीनियर थे, ठीक है। वो माइनिंग दिया, इन्होंने मैनेजमेंट की बातें की, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। इन्होंने दिए कितने? इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए। कितने दिए? 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए। मैनेजमेंट के कितने प्रिंसिपल दिए? 14 प्रिंसिपल दिए इन्होंने। 14 बोल दिया। अगर 14 प्रिंसिपल को आपको, इनको सिद्धांत मान लो मैनेजमेंट, जब भी आप प्रबंध करते हो, मैनेजमेंट करते हो, इन 14 चीजों को आप अपना सिद्धांत मानो, और मैनेजमेंट में ये 14 चीजें तो होनी ही चाहिए, तभी वो मैनेजमेंट सक्सेसफुल और ज्यादा नाम कमाने वाला हो जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये जो 14 इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए, ये बेस्ड ऑन हिज ओन एक्सपीरियंस, खुद के एक्सपीरियंस पे दिए, अपने एक्सपीरियंस पे दिए। उन्होंने कार्य किया, कहीं पे मैनेजमेंट का कार्य किया, वहां पे खुद का एक्सपीरियंस लिया, और इन्होंने 14 प्रिंसिपल, 14 सिद्धांत बना लिए मैनेजमेंट के, कि एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट के अंदर ये 14 सिद्धांत होने ही चाहिए, ये 14 प्रिंसिपल होने ही चाहिए, ठीक है सर। वैसे इन्होंने ये जो 14 प्रिंसिपल दिए, ये जो 14 प्रिंसिपल दिए ऑफ मैनेजमेंट, ये इन्होंने अब कहां पे दिए थे? इन्होंने ये डिस्कस किया था, डिस्कस्ड इन डिटेल में डिस्कस किए थे इन हिज बुक पब्लिश्ड, जो कि पब्लिश हुई थी कब? 1917 के अंदर। कब पब्लिश हुई थी? 1917 के अंदर बुक पब्लिश हुई थी, जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जनरली। ये थोड़ा फ्रांस में लिखा हुआ है, देख लेना, फ्रांस में लिखा हुआ है, ना मुझे आती है ना आपको आती है। एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जनरल, याद रखना इन किताब के बारे में, इस किताब के बारे में कई बार पूछा गया है, इस किताब के बारे में कई बार पूछा गया है, याद रखना। कौन सी? 1917 में किताब लॉन्च की थी इन्होंने, पब्लिश की थी, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्री एट जनरल। कई बार कई कंपटीशन एग्जाम पूछा गया कि हेनरी फेवल की या 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन सी किताब में दी गई है? हेनरी फेवल की कौन सी वो किताब थी जिसमें 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए गए थे? तो वो कौन सी थी? एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल, ठीक है, याद रखना, ये किताब इंपॉर्टेंट है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बात यहां समझ आई। वैसे इन्होंने ये दी तो थी, लेकिन दिक्कत क्या थी? जब इन्होंने फ्रांस में दी तो फ्रांस की लैंग्वेज में थी, देकर ये फेमस हो गए वहां पर, लेकिन इंग्लिश में जब तक, क्योंकि आधी दुनिया इंग्लिश बोलती है, तो इंग्लिश में जब तक इसका कन्वर्जन नहीं हुआ था तब तक ये फेमस नहीं थी, ये फेमस नहीं थी। तो क्या हुआ? वापस किसी भाई साहब ने इसी को पब्लिश किया इन इंग्लिश। किसमें पब्लिश किया? इंग्लिश किया, अंग्रेजी भाषा में इसको पब्लिश किया, इंग्लिश, और उसका नाम दे दिया एज जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और वो दिया इन 1949। कब? 1949 में। यानी ये आ चुकी थी 1917 में, लेकिन दुनिया को पता ही नहीं था कि इतने अच्छे प्रिंसिपल देके कोई आदमी निकल गया। 1949 में इनकी मृत्यु को भी 1925 में हो गई थी, 1900 उनकी मृत्यु के बाद में, और 1949 में ये किताब इंग्लिश में मार्केट में आई, और जब यूएस में इस तरह की इंग्लिश मार्केट में आई तो इस किताब का नाम चेंज हुआ, इस नाम को लिखा गया जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। याद रखना, ये सवाल भी आ सकता है कि जो हेनरी फेवल की 14 प्रिंसिपल बुक है जिसको 1949 में लॉन्च किया गया था, इंग्लिश वर्जन में उसका नाम क्या था? उसका नाम जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, राइट। फिर ये दुनिया को 1949 के बाद पता चला कि अच्छा 14 प्रिंसिपल है, और ये हर किताबों, मैनेजमेंट की किताबों में ये छप गए। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट।
इन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोला जाता है, इस नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। इनकी अप्रोच थी सीधी सीधी टॉप डाउन अप्रोच थी। क्या थी? टॉप डाउन अप्रोच थी। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर मतलब सीईओ, जनरल मैनेजर, ऐसे नीचे की तरफ जो पावर का फ्लो होगा, जो पावर का फ्लो होना चाहिए वो ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए, ना कि नीचे से ऊपर की होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा नहीं बोलता, ये इस तरीके इसको बिलीव करता है, ठीक है। इसकी अप्रोच थी इस पूरे प्रिंसिपल को बनाने में, राइट, ठीक है सर। ये भी बात हमें समझ में आ गई आपकी। फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा गया हेनरी फेयोल की। सारी बात कर ली हेनरी फेयोल के अपन ने, छोटी मोटी सारी बातें कर ली, बिल्कुल सर कर ली। एक और बात कि ही बिलीव दैट द नंबर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल that might help to improve an organization's operation is potentially limitless। देखो, खुद ने तो 14 प्रिंसिपल दिए, लेकिन इन्होंने एक बात और बोली जाते जाते कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन, जो उसका कार्य है पूरा ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन का, उस कार्य को अच्छा बनाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए जो मैनेजमेंट के सिद्धांत होते हैं वो लिमिटलेस होते हैं, पोटेंशियली वो लिमिटलेस है। 14 में देके जा रहा हूँ, मुख्य मैं मेजर यहाँ पे कवर करते हुए जा रहा हूँ, लेकिन वो हमेशा क्या रहेंगे? लिमिटलेस रहेंगे। तो अभी मैं सोचा ये 14 कर लिए तो बहुत है, और भी हो सकते हैं, और भी कोई आएंगे और भी देंगे, मैं रहूँ ना रहूँ, मेरे पीछे जो आएंगे वो और ज्यादा सिद्धांत निकालेंगे, ठीक है। इस तरीके की बातें वो करके लास्ट में भावुक बातें करके चल गए, ठीक है, यानी चल बसे। ओके, यहां तक हेनरी फेयोल की सारी बातें पूरी हो गई, बिल्कुल। रेलिवेंसी सर कितनी है इसमें एग्जाम में? एक तो वो बुक जो मैंने आपको बताई, बुक याद रखना। कब? 1917 में आई थी फ्रेंच वर्जन में, और 1949 में इंग्लिश वर्जन में आई थी, दोनों का नाम याद रखना है आपको। उसके बाद 14 प्रिंसिपल दिए और इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है, राइट। तो ये 2-3 बातें इनकी याद रखना। इनकी जो अप्रोच थी वो टॉप डाउन अप्रोच थी, राइट। ऊपर से नीचे तक पावर का जो संचार है वो ऊपर से नीचे तक होना चाहिए। ओके, आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पता है? बिल्कुल सर, आपका एक वीडियो है उसमें आपने पूरे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को डिस्क्राइब कर रखा है। मैंने उसके अंदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अलग अलग वीडियो भी बना रखे हैं, जिसमें मैंने 5 प्रकार के जो फंक्शन है, मैंने नहीं, वर्ल्ड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड 5 प्रकार के फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, वो 5 प्रकार के मैनेजमेंट के फंक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रीफली मैंने उसको एलेबोरेट करके अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, जिसमें आपका डायरेक्ट प्लानिंग आ गया, क्या आ गया? प्लानिंग आ गया, उसमें आपका ऑर्गेनाइजिंग आ गया, ठीक है, उसमें आपका कमांड आ गया, क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग आ गया, ठीक है, कंट्रोलिंग आ गया, और इसी के बीच में एक स्टाफिंग भी आता है, जिसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ये सारी चीजें, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये 5 तरह के फंक्शन है जो एक मैनेजमेंट को करने चाहिए, वो आपको बस यहाँ पे मैं वापस याद दिला रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में ये बातें सेट हो जाए। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो होती है ना, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग यानी इंडस्ट्री के अंदर, सिंपल सी बात में सोचो, इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री हमेशा इतने भागों में डिवाइड हो सकती है। टेक्निकल, जो वो कार्य कर रहे हैं वो टेक्निकल हो सकता है। कॉमर्शियल, मतलब टेक्निकल यानी जो कार्य, जो अगर कोई इंडस्ट्री कोई चीज बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो जो चीज बना रही है उसमें टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है, इंजीनियर इनकी जरूरत है। कमर्शियल यानी ये मार्केटिंग आपको करना है, ये कमर्शियल होना भी वहां पर जरूरत है। उसके साथ साथ आपको फाइनेंशियल यानी पैसे वैसे की रिक्वायरमेंट है, सोर्स ऑफ फंड है, किसी को जमा करवाना है, किसी को लेने हैं पैसे, सोर्स ऑफ फंड लाए, एप्लीकेशन ऑफ फंड किया है, पैसे वापस लगाए हैं। वो सिक्योरिटी चाहे फूड को लेकर, चाहे उसके प्रोडक्ट को लेकर हो, चाहे उसकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की सिक्योरिटी, वो सारी जिम्मा होती है। और एक होती है आपके अकाउंटिंग और मैनेजरियल, यानी अकाउंटिंग और मैनेजरियल यानी मैनेजमेंट वाला फंक्शन और अकाउंटिंग वाला फंक्शन भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 5 भागों में एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को बांटा गया है, ठीक है। ओके, ठीक है। फिर हेनरी फेयोल में ये 2 बातें सर किस लिए बताई? सिर्फ ऐसी जनरल नॉलेज के लिए, आप थोड़े जुड़ जाए, थोड़े आ जाए, इधर उधर सब्जेक्ट पढ़ के आए होंगे तो थोड़ा सा मैनेजमेंट के अंदर अपना भाव ले आए और इन चीजों से याद है, आप पुरानी बातें याद आ जाए, ठीक है सर। आगे जो हेनरी फेयोल थे आपके, कौन थे? हेनरी फेयोल। इन्होंने एक मैनेजर की खूबियां बताई। इन्होंने बोला मैनेजर के अंदर ये फलाना जो खूबियां मैं बताने जा रहा हूं, ये क्वालिटीज तो उसके अंदर होनी ही चाहिए, ये क्वालिटीज तो उसके अंदर मस्ट होनी चाहिए, मस्ट पजेस, ये क्वालिटी उसके अंदर मस्ट होनी चाहिए। शुड बी कौन सी क्वालिटी?
वो फिजिकली अच्छा होना चाहिए, फिट होना चाहिए, दिमाग उसका सही होना चाहिए, मेंटली ऐसा नहीं हो, मतलब फिजिकली के साथ फिजिकली अंधा अंधा गूंगा लंगा ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब फिजिकली फिट होना चाहिए पहली बात, नहीं तो कहीं ना कहीं उसकी कमी रह जाएगी। दूसरी, मॉरली वो स्ट्रांग होना चाहिए। नंबर 2, ये हेनरी फेवल बोल रहा है, मेरे ऊपर आप पर्सनली मत चले जाना, मैं हेनरी फेवल की बात समझाने के लिए आपको ऐसे वर्ड कभी यूज करूँ मैं, तो आप उसको दिल पे ना रखिए, मैं थोड़ा सा लेमन स्टाइल में ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। फिजिकल हो गया, मॉरल हो गया, यानी मॉरली वो स्ट्रांग होना चाहिए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए उसमें वो कहीं कहीं इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए कि वो अपनी मेन रोल को भूल जाए। एजुकेशनल, यानी वो थोड़ा सा क्वालिफाइड होना चाहिए, एजुकेशनल भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसकी नॉलेज भी बढ़िया होनी चाहिए, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड हो, यानी मानव संसाधन को हैंडल करने की स्थिति से हो, या लॉ और रेगुलेशन की स्थिति में हो, या अपने बिजनेस के लिए जो नॉलेज उसका हो वो अच्छा होना चाहिए, और एक्सपीरियंस भी उसके अंदर होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड पर्सन ये होना ही चाहिए। तो ये 5 तरह की उन्होंने 3 2 5 ये 5 तरह की क्वालिटी बताई थी हेनरी फेवल में कि मैनेजर के अंदर होनी ही चाहिए, एक मैनेजर के अंदर होनी ही चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक किसी प्रकार की कोई हमें आपत्ति नहीं, आप आगे चल सकते हो। चलो, यहां तक अपन ने सारी कुंडली खोल के रख दी हेनरी फेवल की सारी बातें करती, किस किस बातों पर बेस अपनी उसने थ्योरी दी है, जो अपनी प्रिंसिपल दी है उसके बारे में भी हमने सारी बातें कर ली। अब बात स्टार्ट करते हैं हम वो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उन सर 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट की एक एक करके अपन बात करते हैं। पहला प्रिंसिपल आपके सामने है डिवीजन ऑफ वर्क। क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। 14 बातें करेंगे, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क, यानी डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब हो गया, वो कहता है स्पेशलाइजेशन आपका होना चाहिए, जिसका आप काम कर रहे हो इज मस्ट, स्पेशलाइजेशन इज मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज ह्यूमन एफर्ट्स। पहली बात बोलता है, वो बोलता है डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, उसके प्रिंसिपल का पहला ही सिद्धांत है कि स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। अगर आपको सही ढंग से ह्यूमन एफर्ट्स को यूज करना है, एफिशिएंट वे में यूज करना है, तो सबको अपने अपने कार्य में जिसमें वो सफल हो, जिसमें वो स्पेशलिस्ट हो, उसको उसके औकात अनुसार काम दे दो, यानी उसके काम अनुसार जो उसमें अब वो उसमें क्या हो, निपुण हो, उस काम में स्पेशलाइज्ड हो, उस काम उस स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उसको काम समर्पित कर दो, यानी डिवीजन ऑफ वर्क कर दो। पहला काम तो ये। दूसरा सिद्धांत क्या है हमारे सामने? ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी बात क्या करता है वो? ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या बात करता है इसके बारे में? वो कहता है कि देखो, जो ऑथोरिटी है आपकी, ऑथोरिटी जो आपकी है वो एक तो ऑफिशियल ऑथोरिटी हो सकती है, जो आपको ऑफिस के रूप में एज ए बड़ी पोस्ट पे आप हो, चाहे सुपीरियर हो, एज ए मैनेजर हो, ये हो सकते हैं। एक आपकी पर्सनल अथॉरिटी भी होती है। क्या होती है? पर्सनल अथॉरिटी भी होती है, राइट। पर्सनली आप अथॉरिटी, यानी कोई आपसे छोटा है, कोई सबऑर्डिनेट है, आप उसको पर्सनली अथॉरिटी करो। एज ए इंडिविजुअल मैनेजर आप खुद की आपकी अथॉरिटी होनी चाहिए। एक ऑफिशियल आपका कार्य है कि आप सीईओ हो कंपनी के, या फिर आप एमडी हो, मैनेजर के साथ साथ आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो, मतलब आपके ओहदा थोड़ा बड़ा है, तो ऑफिशियल है। तो यहाँ पे जब ऑफिशियल मिलेगी तो आपको अथॉरिटी ऑफ कमांड मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा? अथॉरिटी ऑफ कमांड भी आपको मिलेगा, यानी आपको ऑर्डर पास करना है, आपको सबको ऑर्डर अथॉरिटी के रूप में। तो अपनी अथॉरिटी को आपको समझना है कि आपकी अथॉरिटी क्या है, क्या वो ऑफिशियल अथॉरिटी है, क्या वो पर्सनल एज ए इंडिविजुअल मैनेजर की कैपेसिटी को अथॉरिटी है। तो ये बातों को आपको समझना है, ठीक है। कौन सी अथॉरिटी आपकी, पर्सनल है या ये? अगर ये है तो आपकी अथॉरिटी ऑफ कमांड होगी, नहीं तो आपके एज ए इंडिविजुअल मैनेजर की जो अथॉरिटी आपकी, वो आपकी पर्सनल अथॉरिटी होगी, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप किसी प्रकार की अथॉरिटी नहीं रख रहे, आप एज इंडिविजुअल मैनेजर अथॉरिटी रख रहे हो, ठीक है। ठीक है सर। फिर इसने बोली कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये ध्यान रखना, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होने का मतलब है अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी है वो अथॉरिटी, इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई एज ए मैनेजर डील करने गए और अब बोल दिया कि मैनेजर कोई डील करने गया और डील में कह दिया, वो डील बस सक्सेस होने वाली थी, किसी सप्लायर से आपको बात करनी थी या किसी से माल आपको मंगवाना था, आपने बोला कि मैं मैक्सिमम क्रेडिट आपको दे सकता हूं, या आप किसी से डील करने जा रहे हो, मैक्सिमम आप क्रेडिट उसको दे सकते हो। एज ए मैनेजर आपके पास पावर है, आपकी अथॉरिटी कितनी है कि आप उसको 40 डेज की मैक्सिमम अथॉरिटी दे सकते हो। कितने दे सकते हो? 40 दिन की उधार दे सकते हो, आप ये समझो, ये आपकी अथॉरिटी, ये आपकी कैपेसिटी, इससे बाहर आप नहीं दे सकते एज ए मैनेजर,
राइट, ठीक है सर। अब जब आप वो डील करने गए थे, वो डील एक्चुअल में क्रैक हो रही थी, वो डील क्रैक हो जाती एक्चुअल में कब हो जाती? विथ 60 डेज ऑफ क्रेडिट। यानी क्या होता है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये डील लेकर आना है, लेकिन साथ ही साथ आपके पास अथॉरिटी को लिमिट कर दिया गया 40 दिन से ज्यादा आपको वहां पे डील को क्रैक नहीं करना है। तो इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि रेस्पॉन्सिबिलिटी उतनी होगी जितनी आपकी अथॉरिटी होगी, राइट। यानी इन दोनों के बीच में बैलेंस, तो आपको या तो यही होना चाहिए एज ए मैनेजर कि भाई 40 दिन के अंदर अगर कोई आती है तो वही मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उससे बाहर अगर कोई जाता है तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। दैट मीन्स आपको साथ ही साथ जो अथॉरिटी दी गई है तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे आप डील ये क्रैक नहीं हो पाई तो आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि आप डील क्रैक नहीं कर पाए, लेकिन आप क्यों, अभी आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई, रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई और आपके ऊपर पेनल्टी या हार्श डिसीजन आपके खिलाफ हो सकता है। पर आपको यह समझना चाहिए एज ए मैनेजर के लिए छूट होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को कि उसकी अथॉरिटी को भी उतनी बढ़ाओ जितनी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, राइट जी सर। यहां तक मैं बात समझ में आ गई। ये दूसरा प्रिंसिपल था। तीसरे प्रिंसिपल बात करते हैं, वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। डिसिप्लिन, अनुशासन, देख लेना जो भी स्पेलिंग है, मेरा थोड़ा हिंदी में दिक्कत होता है। डिसिप्लिन क्या बोला इसके बारे में कि डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, क्लीन एंड फेयर एग्रीमेंट, ठीक है, समझना बात को। ये बोलता है डिसिप्लिन हर लेवल पर, हर सुपीरियर के ऊपर ये लागू होनी चाहिए, यानी मैनेजर एकदम डिसिप्लिन वे में होना चाहिए। हर एग्रीमेंट में क्लीन और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए, इससे ज्यादा एग्रीमेंट ऐसा नहीं कि खुद का लालच या खुद का किसी तरीके का मैनेजर डाल दे तो वो डिसिप्लिन नहीं हो पाएगा, वो अनुशासन में नहीं हो पाएगा, राइट। दूसरी बात, जो आपने वादा किया है, यानी जो आपने बात बोली है उस बात को आपको निभाना पड़ेगा। तो दूसरी बात ये बोलता है बी ऑनर, ये डिसिप्लिन में आता है, बी ऑनर विथ योर प्रोमिसेस। जो प्रोमिसेस आपने किए उसके साथ आपको ऑनर रहना पड़ेगा, यानी जो वादा किया उसको निभाना पड़ेगा, जो वादा किया तो उसको निभाना पड़ेगा। दैट मीन्स तो आपको एज ए मैनेजर डिसिप्लिन वे में भी रखना है, हर लेवल पर हर सुपीरियर को डिसिप्लिन लेवल में रहना है, ये तीसरा सिद्धांत है। प्लस उसके साथ साथ आपको बी ऑनर विथ योर प्रोमिसेस, अपनी जो वादा किया उसको निभाना पड़ेगा, ठीक है सर। चौथा सिद्धांत क्या बोलता है, ये वो सिद्धांत दे रहा है कि भाई इन मैनेजर को ये खूबियां उसके अंदर होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एक बैलेंस वे में होनी चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, स्पेशलाइज जो जिसमें उसको वही कार्य करना चाहिए, उसको डिसिप्लिन वे में रहना चाहिए वो, ठीक है। चौथी बात क्या बोलता है, यूनिटी ऑफ कमांड, क्या होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड, यानी जो सबऑर्डिनेट है उनका बॉस एक ही होना चाहिए, बॉस ऑलवेज सिंगल मतलब एक ही जगह से ऑर्डर का, यानी जो पावर है वो प्रभावित कहां से, एक ही जगह से होनी चाहिए, यानी सबऑर्डिनेट का बॉस एक ही होना। ऐसा नहीं कि मैं कुछ और के बोल गया, दूसरा मैनेजर आया वो कुछ और ही ऑर्डर देके गया, मेरे साथ कुछ और ही ऑर्डर दे गया, तो डायरेक्शन नहीं ले पाएंगे वो। जब सबऑर्डिनेट से ही डायरेक्शन नहीं ले पाएंगे कि सर उसने ये बोल दिया, फिर मैं कोई कार्य कर रहा था उसने बीच में आकर टोक के बोल दिया ये नहीं पहले ये करो, तो बॉस ऑलवेज वन सिंगल, बॉल ऑलवेज राइट होता है, वैसे बॉस ऑलवेज सिंगल, एक बॉस होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, ऑर्डर हमेशा एक जगह से निकलना चाहिए और उसी का ही पारित, उसी को फॉलो करना चाहिए सबऑर्डिनेट को, राइट। तो दैट शुड बी वन एंड ओनली बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय के लिए एक बॉस होना चाहिए, ओनली सिंगल बॉस होना चाहिए। अगर दो सुपीरियर से ऑर्डर आ गया तो वो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा और जो कार्य उसको करना चाहिए तो वो कार्य वो नहीं कर सकेगा। जब यूनिटी ऑफ डिमांड कमांड की बात करता हूं तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की भी बात करता हूं मैं साथ ही साथ। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यानी डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, एक ही वे में होना चाहिए, वन वे होना चाहिए, यानी एक ही आदमी बोले इस डायरेक्शन में, इस दिशा में कार्य करना है आपको, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद आपको दूसरा के बोले दिशा चेंज कर लो अपनी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। ठीक है सर। पांचवा सिद्धांत हमारे सामने, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। क्या बोलता है ये बोलता है कि आपको जो आपका निजी स्वार्थ है, निजी स्वार्थ आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, वहां से आपको सार्वजनिक स्वार्थ यानी जनरल इंटरेस्ट पे आपको जाना पड़ेगा, यानी सबका साथ सबका विकास। आपको यहाँ पे याद रखना है, सबका साथ सबका विकास। एक ही आदमी अकेला नहीं बढ़ सकता, उसको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा और
जो अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको त्याग कर जनरल इंटरेस्ट की तरफ आपको प्रभावित होना पड़ेगा एज ए मैनेजर भी, ठीक है। तो आपको किसको ध्यान में रखना है सबसे ऊपर? इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अपने संगठन का जो फायदा है, संगठन का जो स्वार्थ है, संगठन का जो फायदा है, संगठन का जो इंटरेस्ट है, उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ना कि अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है। पांचवा सिद्धांत। छठा सिद्धांत आपके सामने है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहे हैं, जो आपके यहाँ सबऑर्डिनेट्स आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो लेबर वर्कर आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो उनका जो रेम्यूनरेशन है वो जस्ट एंड इक्विटेबल होना चाहिए, यानी वो क्या होना चाहिए? जस्ट एंड इक्विटेबल होना चाहिए, यानी पर्याप्त होना चाहिए और सबको समान भाव में आपको तनख्वाह देनी है। ऐसा नहीं सेम पोजीशन पे कोई दूसरा लगा उसकी तनख्वाह ज़्यादा आपकी कम है, समान भाव में देनी है। आपको सबका ग्रेड पे सेम रखना है। अगर आपने ऊंच नीच किया, हाँ एक्सपीरियंस से और रेस्पॉन्सिबिलिटी से ऊंच नीच हो सकती है, वो तो होता ही है, लेकिन दूसरों में ऐसा नहीं करना है कि ये खास है इसकी सैलरी बढ़ा दी दूसरों की, तो इनके बीच में द्वेष भावना आ जाएगी। एज ए मैनेजर आपको ये ध्यान रखना है कि रेम्यूनरेशन एम्प्लॉय का जस्ट एंड इक्विटेबल बेसिस पे होना चाहिए। सातवां सिद्धांत आपके सामने है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये क्या बोलता है? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये क्या बोलता है? आपके सुन में लिखा हुआ है, लिखता हूं मैं थोड़ा। देयर इज अ नीड टू बैलेंस subordinates involvement through decentralization with managers, also you can retain some power या some authority to central level, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। क्या बोलता है ये? कि कुछ चीजें आपको हो सकता है, कुछ अथॉरिटी आपको सेंट्रल पे रखनी है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सेंटर, केंद्रीय जगह से आपकी सारी शक्तियों का प्रभाव होता है, यानी वहीं से सारे ऑर्डर, वहीं से सारे डिसीजन मेकिंग का पावर वहां से निकलता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हुआ कि सेंट्रल नहीं, आप उन नीचे जो आपके नीचे सबऑर्डिनेट है उनका भी आप इन्वॉल्वमेंट रख सकते हो साथ ही साथ। तो बोलता है कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जहां पे मैनेजर को अपने नीचे जो सबऑर्डिनेट है उनका भी राय मशवरा करना चाहिए, तो इससे डिसेंट्रलाइजेशन भी होगा। और कुछ ऐसे डिसीजन है जो सेंट्रलाइज भी रखने चाहिए, जो अपने वहीं से सेंट्रल से पारित होंगे, सुपीरियर उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट भी उसको पारित करेंगे। तो कुछ सेंट्रलाइजेशन भी हो सकता है, कुछ डिसेंट्रलाइजेशन भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन आपके ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है उसके ऊपर, ठीक है। जब अपना एक लेक्चर ये भी है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो हमारा संगठन का ढांचा है, उसके ऊपर भी मेरा एक लेक्चर है, उसको आप देखना कितने प्रकार के ढांचे हो सकते हैं पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है। तो सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइजेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट आठवां जो आपका है वो है स्केलर चेन। क्या है? स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब हुआ कि फॉर्मल लाइंस, क्या लिखा हुआ है? फॉर्मल लाइंस ऑफ कंट्रोल, फॉर्मल लाइंस ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक्स नोन एज स्केलर चेन। ध्यान रखना, स्केलर चेन इंपॉर्टेंट है, सवाल इसके ऊपर भी आ सकता है कि स्केलर चेन जो प्रिंसिपल है हेनरी फेवल का वो क्या है। मैंने बोला था, स्टार्टिंग बोला था टॉप टू बॉटम। इसका जो हेनरी फेवल का है वो सीधा सीधा पहला ही सिद्धांत क्या है? टॉप टू बॉटम में अप्रोच चलती है उसकी, यानी जो जो पावर है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अथॉरिटी है, पावर की बात करो, जब अथॉरिटी की बात करूंगा, अथॉरिटी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, यानी ऊपर वाले अपने नीचे सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी देंगे, यानी उसको कोई भी पावर या डिसीजन या डायरेक्शन या ऑर्डर देंगे। तो वैसे बोलता है स्केलर चेन क्या है? स्केलर चेन यही है जब हाईएस्ट रैंक से लोअर रैंक को क्या दिया जाए? एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी कर दी जाए कि जब भी कोई डिसीजन लेना आप अपने ऊपर वाले से पूछोगे, वो ऊपर वाले से पूछेगा। इस तरीके से जो फॉर्मल लाइन है एक अथॉरिटी की, वही स्केलर चेन कहलाती है। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन होना ही चाहिए। ये कौन बोलता है? ये हेनरी फेवल अपने प्रिंसिपल के अंदर बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी। उनके बीच में क्या होनी चाहिए? देयर शुड बी हैव एन
चेन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि अथॉरिटी कहाँ से फ्लो होगी, एक चेन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि मुझे अपना एज ए सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय उसको ये पता होना चाहिए कि उसको ऑर्डर किससे लेना है, और उसके मालिक को पता होना चाहिए, यानी इसके ऊपर बॉस को पता होना चाहिए उसको ऑर्डर किससे लेना है। तो एक चेन ऑफ अथॉरिटी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तब आपको पता चलेगा कि किसको फॉलो करना है, किसके द्वारा ऑर्डर किए हुए को फॉलो ही करना है। ठीक है, ठीक है सर, स्केलर चेन भी हो गया। नम्मा जो प्रिंसिपल आपका इसके सामने है वो है ऑर्डर। ये क्या है? A place of everything and everything in its place। ये क्या बात बोल दी? ये बोल दिया, इसको मैं दूसरी तरीके से भी लिख सकता हूं, पीपल ऑब्लिक मटेरियल, दोनों की बात करते हैं, पीपल की बात करते हैं, मटेरियल की भी बात करते हैं, लोगों की भी बात करते हैं, और जो संसाधन आपके पास है उनकी भी, रिसोर्सेज की भी, मस्ट बी इन suitable place, must be in suitable places at appropriate time for maximum efficiency। क्या बोल दिया इसने? इसने बोला place of everything and everything in its place, यानी हर वो चीज, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे आपका संसाधन हो, चाहे आपका मटेरियल हो, वो सही समय पे सही जगह पे होना चाहिए, तभी उसका मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम प्रभावशाली से उसका तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आज हमें यहाँ चाहिए आदमी, वो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं, 2 दिन बाद आपके पास अवेलेबल होगा, तो उस आदमी का जो आज का कार्य हमारा वो हो जाएगा वेस्ट। यानी आज हमें जो यूनिट बनानी है उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, जो मटेरियल चाहिए हमें, वो मटेरियल आज अवेलेबल ही नहीं है। घर बनाना है, सीमेंट है, सीमेंट के कट्टे खत्म हो चुके हैं, और अब आप बोलते हो सीमेंट के कट्टे, अब आप वो जो लेबर खड़ी है, जो कारीगर खड़ा है, उसके सामने आपको सीमेंट के कट्टे देने, लेकिन वो खत्म हो चुके हैं। अब आपने ऑर्डर किया, वो आएंगे तो कल सुबह तक गाड़ी आएगी। दैट मीन्स वो जो आज का दिन है या 4-5 घंटे है वो आपका वेस्ट हो जाएगा, और इफेक्टिव तरीके से, एफिशिएंसी तरीके से आप उसका यूज, जो रिसोर्सेज आपके पास है उसका यूज आप नहीं ले सकते। तो गुड मैनेजमेंट वो कहता है कि एक ऑर्डर्ड वे में सारा होना चाहिए, सारी चीज पर्याप्त समय पे पर्याप्त जगह पे होनी चाहिए। एवरीथिंग इज एट प्लेस एट एवरी अ प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ठीक है, ओके सर। यानी पीपल और मटेरियल मस्ट बी सुटेबल प्लेस एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, यानी ऑर्डर्ड वे में चीजें होनी चाहिए। ठीक है, 10वां सिद्धांत क्या है उसका, उसके ऊपर हम थोड़ा सा नजर घुमाते हैं। 10वां सिद्धांत बोलता है इक्विटी। क्या बोलता है वो? इक्विटी। इक्विटी क्या बोलता है? गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर needed to ensure fairness to all employees who should be treated as fairly and possible। ठीक है, कहने का मतलब आप सब में आपको क्या व्यवहार रखना है एज ए मैनेजर, इक्विटी का मैनेजर व्यवहार रखना है। अ गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू एंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉयज, यानी हर एम्प्लॉयज के अंदर फेयरनेस, एक उनके अंदर भेदभाव का वाला सिस्टम नहीं लाना है, आपको इक्विटेबल रखना है सबके अंदर। जैसे रेमुनेशन में हमने पढ़ा था फेयर एंड इक्विटेबल होना चाहिए, वैसे आप उन सबके अंदर, आपको जब उनसे बात करो एज ए मैनेजर, जब उनके साथ व्यवहार करो, जब उनको कोई डायरेक्शन दो, तो उनके बीच में, सबके बीच में एक इक्विलिटी वाला एक मैसेज जाना चाहिए। वो आपके एक्सपीरियंस से आपको आ सकता है, एक गुड सेंस ऑफ ह्यूमर हो सकता है आपका, आप गुड सेंस ऑफ डायरेक्शन हो सकता है, उससे आपके अंदर एज ए मैनेजर आपके अंदर ये एबिलिटी बिल्डअप हो सकती है, जिससे आपको सारे एम्प्लॉयज के अंदर एक रखना है कि आप सब में क्या है, समानता है, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते और ना ही आपको भेदभाव करना है। उनको फेयरली ट्रीट करना है, हर किसी को फेयरली ट्रीट करना है, कोई आपको पसंद हो ना पसंद हो उससे मतलब नहीं, आपके पर्सनल इंटरेक्शन को वहां पे आपको दर्ज नहीं करना है। राइट, यानी आपके घर पे अगर उसने सब्जी नहीं पहुंचाई, आपके घर पे झाड़ू पोछे नहीं किए, तो आपको वहां पे ऑफिस के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके साथ गलत ट्रीट नहीं करना है, यानी अपने पर्सनल कार्य के लिए उसके साथ गलत ट्रीट नहीं करना है। तो ये इक्विलिटी आपको रखनी ही रखनी है, किसमें? एज ए मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। 11वां सिद्धांत हमारे सामने, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल। देखो सारी चीज आपने फॉलो कर दी तो ऑटोमेटिकली जितने भी आपके एम्प्लॉयज है वो क्या रहेंगे? स्टेबल रहेंगे। स्टेबल रहने का मतलब है एम्प्लॉय टर्नओवर कम हो जाएगा। एम्प्लॉय टर्नओवर जो है उसको आपको क्या रखना है? स्टेबल रखना है। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब हुआ एम्प्लॉय आपके यहाँ से
जा रहे हैं, यानी आपको जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है अगर उसको आपको बना के रखनी है, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बेस्ट रखना है तो इसको स्टेबल नहीं, इसको आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मिनिमाइज करना पड़ेगा। दैट मीन्स जो एम्प्लॉय यहाँ से जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, ये टर्नओवर होता है एम्प्लॉय, आना और जाना, इसको बोलते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर। अगर इस एम्प्लॉय टर्नओवर का मिनिमम रखोगे, यानी जो एक बार आ गया वो यहाँ पे टिका रहे, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। कारण क्या? उसको आपने ट्रेनिंग दी, डेवलपमेंट किया, इतना सा काम सिखाया, अब वो आपके काम में फिक्स है, अब वो छोड़ के चला जाएगा, नया आएगा, फिर ट्रेनिंग और इसका खर्चा, तो वो सब आप एफर्ट नहीं कर पाओगे और एफिशिएंसी नहीं मिलेगी, समय आपका बर्बाद होगा, पैसा आपका बर्बाद होगा और नए लोगों को ढूंढने के लिए फिर आपका टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब आपके लिए क्या होगा, जो यहाँ पे आ गया है वो टिक के रहे, उसको खुश रखो, उसको सेटिस्फाई रखो, यानी एम्प्लॉय टर्नओवर को आपको मिनिमाइज करना है। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल मस्ट है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल मस्ट है। ठीक है, 12वां सिद्धांत आपके सामने है, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या है? यानी आपके नीचे जो वर्कर है उनको आपको इतना प्रोत्साहित करना है कि वो अपनी तरफ से इतने मोटिवेट हो जाए कि वो हर किसी की इनिशिएटिव अलग से चला के काम करे, आपको उनको बताने की जरूरत नहीं पड़े। यानी हमें बोला उतना ही काम करेंगे, इस तरीके का नेचर नहीं होना चाहिए। आपने जितना बोला वो तो करेंगे, उसके अलावा अपनी तरफ से जो बेस्ट लगेगा वो उसकी तरफ से काम कार्य करने की कोशिश करेगा। तो इनिशिएटिव वाली भावना उनके अंदर होनी चाहिए। दैट मीन्स वर्कर्स शुड बी एनकरेज्ड, workers should be encouraged to develop and carry out their plans for improvement। हो सकता है कोई कार्य आपने जो बताया उसका तरीका अलग हो और कोई उसके अंदर, उसी वर्कर के अंदर से कोई ऐसा होशियार हो और उसको लगता है कि नहीं यार इसको थोड़ा इस तरीके से करेंगे तो समय भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, मेहनत भी कम लगेगी और अच्छा काम एफिशिएंट होगा। तो उस ऐसे आदमी को आप मोटिवेट करना है कि वो एनकरेज करे। नहीं तो कई लोग बोलते हैं अपने क्या करना, अपनी तो कुछ सुनता ही नहीं है, इस तरीके से उसका मैनेजर का व्यवहार है, सुपरवाइजर बदमाश है, मेरी उससे बनती नहीं, तो इस तरीके का व्यवहार नहीं। आप उसके अंदर मोटिवेशन का व्यवहार रखोगे तो वो आपके लिए और ज़्यादा काम करेगा। यानी सेल्फ मोटिवेशन उनके अंदर आपको जागरूक करना है। क्या करना है? सेल्फ मोटिवेशन जागरूक करना और बोलना ये कंपनी आपकी है, हम आपके हैं और ये सब आपका है। ठीक है, और एक एम्प्लॉय सजेशन, एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम आपको यहाँ खत्म करना है कि किसी प्रकार का कोई सजेशन लगे, किसी कार्य में, सिस्टम में, डिसीजन में आपको सजेशन लगे तो आप आके सजेशन दीजिए, हम आपके सजेशन को फुल सुनने के लिए तैयार हैं। 13वां सिद्धांत क्या है हेनरी फेवल का? वो है एस्पिरिट डी क्रॉप, एस्पिरिट डी कॉप्स। ये क्या है? इस पे कई बार सवाल आ रखे कि एस्पिरिट डी क्रॉप्स क्या है, सीधा सीधा पूछ लेते हैं एस्पिरिट डी कॉर्प क्या है। तो देखिएगा इसका मतलब समझिएगा, मैनेजमेंट शुड प्रोमोट अ टीम स्पिरिट। क्या करना है आपको? टीम स्पिरिट को प्रमोट करना है, ऑफ यूनिटी, आप उनके अंदर यूनिटी का टीम स्पिरिट प्रमोट करना है, एंड हार्मोनी, सद्भावना, हार्मोनी बताया था मैंने, सद्भावना अमॉन्ग्स एम्प्लॉयज। यानी आपको उन एम्प्लॉयज के अंदर एक टीम यूनिट की भावना प्रकट करनी है, उनके अंदर सद्भावना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उनका स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ यूनिटी उनके अंदर इकट्ठा करनी है कि हम एक संगठन के लोग हैं। यानी किसी एक के खिलाफ कहीं पे भी कोई हमला होता है तो वो सब इकट्ठा हो जाता है, या एक के खिलाफ कहीं पे भी कोई नुकसान होता है या किसी प्रकार का कोई हमदर्दी दिखानी होती है, ऑर्गेनाइजेशन कई लॉस में होती है, तो यही सारे वर्कर अपनी सैलरी छोड़ के भी, कई ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ सैलरी छोड़ के भी कार्य कर रहे हैं ताकि उनका ऑर्गेनाइजेशन वापस खड़ा हो जाए। तो ये उनके मन में हार्मोनी है, सद्भावना है, किसके लिए? अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अपने एक दूसरे के लिए भी आपको ये इकट्ठा करनी पड़ेगी। यानी आपको प्रमोट करना पड़ेगा टीम वर्क को। किसको? टीम वर्क। आपको ऐसा नहीं बोलोगे कि भैया देख तू तेरा काम करे उसका छोड़, तू तेरे को प्रमोशन दे दूंगा, तू तेरा ध्यान रख, ऐसा नहीं। टीम वर्क, अपनी टीम को साथ में लेके चलो, एक ग्रुप को साथ में लेके चलो। और सबसे बड़ी बात है, आपको रिमूव करना पड़ेगा हर जगह से, ये वर्ड रिमूव करना पड़ेगा आपको। कौन सा वर्ड? ये वर्ड आपको रिमूव करना पड़ेगा। कौन सा वर्ड? रिमूव आई विथ वी। आपको ये वर्ड रिमूव करना पड़ेगा। जहां जहां आप शब्द बोलते हो आई, आपको वहां लिखना पड़ेगा वी। यानी हमें एक शब्द सबको सिखाना पड़ेगा, आई विथ, मैं कार्य कर रहा हूं, नहीं हम कार्य कर रहे हैं। इस तरीके का आपको एक आपको चलन लाना पड़ेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के। तो 13वां जो सिद्धांत है हेनरी फेवल का अच्छे मैनेजमेंट करने का, वो ये है कि आपको रिप्लेस करना पड़ेगा आई विथ वी। और सबसे लास्ट में 14वां क्या है उसको देखते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन
जो मैंने यूनिटी ऑफ कमांड के साथ ही बता दिया था आपको, वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कमांड के साथ ही लगता है, यानी ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन should be moving towards the same objective through coordinated and focused efforts। कहने का मतलब आपको एंश्योर करना पड़ेगा उनके अंदर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन कहने का मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। आपके अंदर जो सबऑर्डिनेट्स काम करे, आपके अंडर में जो एम्प्लॉयज काम करे, उनके अंदर एक भावना आपको पैदा करनी है कि आप सब एक ही लक्ष्य के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य है, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, उसी ऑब्जेक्टिव के लिए सारे मिलकर काम करें। तो क्यों ना साथ मिलकर काम करें और एक डायरेक्शन जिसमें सब मिलकर यूनिटी ऑफ एक्शन, सब साथ में एक्शन ले और साथ में कोऑर्डिनेशन बनाकर कार्य करे। ऐसा नहीं हो फाइनेंस वाला मार्केटिंग से लड़ रहा है, मार्केटिंग वाले की जो भी अप्रोच देता है फाइनेंस वाला रिजेक्ट कर रहा है, अकाउंटिंग वाले की फाइनेंस से नहीं बन रही, एचआर वाले की किसी और से नहीं बन रही। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक यूनिटी ऑफ कमांड, एक यूनिटी ऑफ एक्शन, एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन बना हुआ रहना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये 14 प्रिंसिपल थे हेनरी फेयोल के, एक एक करके हमने पढ़े। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, वापस रिवाइज करते हैं 14 को, फटाफट रिवीजन करते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क यानी स्पेशल आदमी जो स्पेशल तरीके से उनको जो स्पेशलाइज्ड है उसको वो कार्य दे। दूसरा था हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, यानी इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। तीसरा था डिसिप्लिन, अनुशासन रूप में सब जगह फेयरली और अनुशासन के रूप में काम होना चाहिए, चाहे कितना भी सुपीरियर हो उसको अनुशासन हिंता नहीं करनी चाहिए, डिसिप्लिन वे में सारा काम करना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड को और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को एक साथ याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, एक ही बॉस होना चाहिए, ज्यादा बॉस नहीं होंगे। पांचवा कि एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट से हटके एक जनरल इंटरेस्ट की ओर जाना चाहिए, यानी ऑर्गेनाइजेशन के हित की बात करनी चाहिए, खुद के हित की बात नहीं करनी चाहिए। और रेमुनेशन, जो रेमुनेशन आप एम्प्लॉइज को देते हो वो एकदम समांतर रूप में, इक्विटेबल रूप में होना चाहिए, किसी प्रकार का उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। सेंट्रलाइज, कुछ ऐसे नियम और अथॉरिटी होते हैं जिसको सेंट्रलाइज रखना है, बाकी सबको और डिसेंट्रलाइज कर दो ताकि उनके और विचार विमर्श आप उनके साथ कर सको, तो उनको लगे कि यस हमसे पूछा जाता है। स्केलर चेन होना चाहिए, टॉप टू बॉटम एक चेन ऑफ अथॉरिटी हमेशा आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा सबको कि आपको कोई भी कार्य हो तो इनसे बात करो, आपको ऑर्डर लेना हो तो इनसे लेना पड़ेगा, दूसरे से आप बात नहीं करोगे या दूसरे से ऑर्डर नहीं लोगे। तो इस तरीके से चेन ऑफ अथॉरिटी आपको पहले ही सारे सबको बताना पड़ेगा कि ये बंदा इसके पास जाएगा, ये बंदा उसके पास जाएगा। ऑर्डर्ड, सारी चीज ऑर्डर्ड वे में होनी चाहिए, जितनी चीज जहां पे जो अवेलेबल है वो चीज वहीं पे अवेलेबल होनी चाहिए। दैट मींस आपको मटेरियल एक सही समय पर सही जगह पे अगर अवेलेबल होगा तभी आप एफिशिएंट वे में कार्य कर सकते हो। इक्विटी होनी चाहिए, सब में समानता आपको भाव रखना चाहिए, आपको किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल, दैट मीन्स जो एम्प्लॉय टर्नओवर है उसको आपको मिनिमाइज करना है और सबके बीच में स्टेबिलिटी रखनी है। मतलब कहने का मतलब एम्प्लॉय जो आ जाए वो यहीं रहना चाहिए, उसके साथ ऐसा नहीं छोड़ के चला जाए। तो आपको एम्प्लॉय सेटिस्फिकेशन लेवल ऊपर रखना पड़ेगा, एम्प्लॉय टर्नओवर लेवल आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा। इनिशिएटिव्स, आपको उनके अंदर भावना पैदा करनी पड़ेगी, सेल्फ मोटिवेशन करना पड़ेगा ताकि वो नए नए प्लान आपके साथ सजेस्ट करे। एक सजेशन सिस्टम आपको एम्प्लॉय सिस्टम बिल्डअप करना पड़ेगा जिससे वो लोगों को लगे कि यस हम अपनी तरफ से कोई भी उपाय राय देंगे, वो राय मैनेजमेंट सुनेगा हमारी। एस्पिरिट दी कॉप्स का मतलब हुआ कि आपको उनके अंदर क्या करना है, एक भावना पैदा करनी है कि हम सब क्या है, एक स्पिरिट ऑफ यूनिटी पैदा करनी है और हमको बताना है कि हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। कहने का मतलब मैनेजमेंट आपका ही है, आप मैनेजमेंट को, और आई जहां शब्द यूज करते हो वहां से रिमूव करके आपको वी करना पड़ेगा। टीम वर्क आपको उनके अंदर, स्पिरिट ऑफ टीम वर्क आप उनके अंदर बिल्डअप करनी पड़ेगी। और 14 जो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल हमारा, यानी आप सबको यूनिटी ऑफ एक्शन और कोऑर्डिनेशन के उनके अंदर भावना, उनके अंदर सिस्टम बनाना पड़ेगा कि वो कोऑर्डिनेट होकर एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव उसके लिए कार्य कर रहे हैं, ये उन्हें जानना पड़ेगा और आपको ये बताना पड़ेगा एज ए मैनेजर, इन चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। तो ये 14 जो प्रिंसिपल है जो हेनरी फेयोल देखे गए, अगर ये प्रिंसिपल आप एक्सेप्ट करते हो और लागू करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो आपका मैनेजमेंट इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास का यही है मुद्दा। आई होप मैंने जितनी सारी जो बातें बताई आपको समझ में आई होगी, ये बातें आप कभी भूलोगे नहीं, जहां पे भी आपके एग्जाम है वहां पे ये काम आए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहे, ऐसे वन एग्जाम को प्रेम अपना देते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टाइटल का नेक्स्ट शीर्षक के साथ, नए किसी विषय के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।